आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले और वीडियो आगे लगातार मिलते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है EDTA इज अ लिगेंड। EDTA किस तरह का लिगेंड होता है? तो आपको याद रखना है EDTA जो होता है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। हेक्साडेंटेट याद रखो, EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। तो आप इसमें फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखोगे? हेक्साडेंटेट लिगेंड लिखोगे। षटदंतुर लिखोगे, षटदंतुर याद रखना। हेक्साडेंटेट होता है, षटदंतुर लिगेंड होता है। इसी तरह आपको याद रखना है एथिलीन डाइमीन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एथिलीन डाइमीन किस तरह का लिगेंड होता है? तो एथिलीन डाइमीन जो लिगेंड होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट मीन्स होता है द्विदंतुर। द्विदंतुर लिगेंड होता है, द्विदंतुर लिगेंड। तो ये दोनों याद रखना है आपको, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। EDTA किस तरह का लिगेंड होता है? हेक्साडेंटेट, षटदंतुर। और बाइडेंटेट किस तरह का लिगेंड होता है? एथिलीन डाइमीन कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेट होता है, द्विदंतुर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नॉन एज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह से आपको और याद रखना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO4। NiCO4 में आपको निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए ये कार्बोनिल CO कार्बोनिल है, H2 एक्वा होता है और NH3 अमीन होता है। ये तीनों आपको याद रखना है न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। ये तीनों ही न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। और जब इस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इन न्यूट्रल लिगेंड की जगह पर हम 0 लिखते हैं। चार्ज इनका टोटल कितना लिखेंगे? 0। तो इसमें आप निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो NiCO का होल 4 लिखोगे तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मान लेते हैं, प्लस CO का टोटल चार्ज 0 है, इंटू 4 करोगे 0, तो X इक्वल कितना आ जाएगा? 0। तो आपको याद रखना है NiCO4 में निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना होगा? 0 हो जाएगा। मतलब NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है आपको बताना है। सेलुलोज का पॉलीमर है, मतलब सेलुलोज जो होता है किसका पॉलीमर होता है? तो आपको याद रखना है सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। जो सेलुलोज होता है वो किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। और अगर आपसे पूछा जाता है सेलुलोज अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है या बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो आपको याद रखना है सेलुलोज जो होता है बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर होता है? फिर से आपसे पूछा गया टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? तो याद रखना टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर होता है टेफ्लॉन। तो याद रखना टेफ्लॉन को टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर कहते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं टेफ्लॉन को अदर नेम में पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं, क्योंकि टेट्राफ्लोरोएथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 6 है द मोनोमर इन ऑर्लॉन इज। ऑर्लॉन में आपको मोनोमर बताना है। ऑर्लॉन में मोनोमर क्या होता है, मतलब ऑर्लॉन में एकलक इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर याद रखना है ऑर्लॉन को अदर नेम में PAN कहते हैं। PAN का फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है ये एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। एक्रिलोनाइट्राइल याद रखना एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? PAN। और PAN को ही क्या कहते हैं? ऑर्लॉन कहते हैं। ऑर्लॉन PAN को ही कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्रिलोनाइट्राइल। ऑर्लॉन एक एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर होता है। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ये होता है इसका फॉर्मूला, याद रखना
CH2 डबल बॉन्ड CH CN। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? तो याद करो प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है प्रोटीन। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 8, चार्ज ऑन पॉलीमर इज। पॉलीमर पर चार्ज कितना होता है? 0। प्रोटीन याद रखना, पॉलीमर पर टोटल जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 चार्ज होता है, या कह सकते हो पॉलीमर पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर। नेचुरल रबर जो होता है वो किस टाइप का पॉलीमर होता है? तो आपको याद रखना है नेचुरल रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, या कह सकते हैं प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेकेलाइट इज अ पॉलीमर। बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है आपसे पूछा गया है। तो याद रखना बेकेलाइट थर्मोसेटिंग टाइप्स का पॉलीमर होता है। थर्मोसेटिंग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बेकेलाइट किस टाइप का पॉलीमर है। तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग टाइप का पॉलीमर होता है। ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। ताप दृढ़ प्लास्टिक याद रखना, बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 11 है केमिकल फार्मूला ऑफ कोरोसिव सब्लिमेट इज। कोरोसिव सब्लिमेट का केमिकल फार्मूला आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है HgCl2। HgCl2 इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो याद रखना मर्क्यूरिक क्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है, बट इसमें यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? HgCl2। HgCl2 कोरोसिव सब्लिमेट का केमिकल फॉर्मूला होता है HgCl2। अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाता है तो आप बता दोगे मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 12 केमिकल फार्मूला ऑफ हेमेटाइट। सबसे पहले तो आपको याद रखना है हेमेटाइट है ये और होता है किसका? और ऑफ आयरन होता है। आयरन का ओर्स होता है, आयरन का अयस्क होता है, याद रखना। ये हेमेटाइट एक आयरन का अयस्क है, और याद रखो इसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। Fe2O3 हेमेटाइट का फॉर्मूला है, तो इसका आंसर हो जाएगा Fe2O3। बट इसमें याद रखना एक मैग्नेटाइट भी होता है। आपसे हेमेटाइट की बजाय मैग्नेटाइट अगर पूछा जाता है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो मैग्नेटाइट के लिए आपको याद रखना है Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला, और हेमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 13 है मेलेकाइट इज एन और ऑफ। मेलेकाइट किसका एक अयस्क है? तो आपको याद रखना है मेलेकाइट कॉपर का अयस्क होता है। कॉपर का Cu, कॉपर मेटल का और होता है ये। बट आपको याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है CuCO3 CuOH का ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। मेलेकाइट और का फॉर्मूला क्या होता है? CuCO3.CuOH का ट्वाइस होता है। आपको याद रखना है इसमें जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? कॉपर। मेलेकाइट कॉपर का एक अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 14 है द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ अ कैटाइन एंड एन एनाइन फ्रॉम अ क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड। याद रखना जब देखो क्रिस्टल लेटिस से 1 कैटाइन और 1 एनाइन रिमूव हो जाते हैं, क्रिस्टल लेटिस से 1 कैटाइन और 1 एनाइन जब रिमूवल होता है, तो याद रखना उस डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट की दोष या शॉर्ट की डिफेक्ट। इसी तरह आपको याद रखना है जब क्रिस्टल लेटिस से ओनली 1 कैटाइन अपना पोजीशन चेंज करके इंटरस्टिशियल वॉइड में पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाएगा? इंटरस्टिशियल, जैसे 1 कैटाइन ओनली यहाँ से हट के इन क्रिस्टल के बीच में ही इंटरस्टिशियल वॉइड में पहुंच जाता है, तब उस डिफेक्ट को याद रखना है फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें और याद करोगे शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है, और इसलिए इसको ध्यान रखना इसमें जो क्रिस्टल होता है वो न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में भी कैटाइन एनाइन का रेशियो इक्वल होता है, तो उसमें भी न्यूट्रल रहता है। क्रिस्टल कैसा होता है? उदासीन होता है।
बट यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि कैटायन एनायन का जो टोटल नंबर है वो इसमें डिक्रीज होता है, इसलिए शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होता है। और फ्रैंकल इफेक्ट में जो डेंसिटी होता है डू नॉट चेंज नहीं होता है, याद रखना कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर। टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, आपको याद रखना है 7 टाइप्स के होते हैं। टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। और अगर आपसे क्रिस्टल लेटिस की बात पूछी जाती है, क्रिस्टल लेटिस टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्रिस्टल लेटिस होते हैं याद रखना 14। कितने होते हैं 14। क्रिस्टल लेटिस को ब्रेवियस लेटिस भी कहते हैं, याद रखना। ब्रेवियस लेटिस का नंबर पूछा जाए या क्रिस्टल लेटिस का नंबर पूछा जाए तो आपको 14 बताना है, और क्रिस्टल सिस्टम का नंबर कितना होता है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन आयरन का कैसा कंपाउंड होता है, याद रखना हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, संकुल यौगिक होता है, संकुल यौगिक होता है, संकुल यौगिक। हीमोग्लोबिन आयरन का कैसा यौगिक होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वो मैग्नीशियम का कैसा कंपाउंड होता है, तो वो भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज फार्मूला ऑफ लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक का फार्मूला पूछा गया है, तो याद रखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को ही लूनार कास्टिक कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, लूनार कास्टिक कहते हैं। तो इसका लूनार कास्टिक का आपसे जो रासायनिक सूत्र पूछा है वो क्या लिखोगे आप, AgNO3। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज। ए ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। इसी तरह से डी ब्लॉक को मैंने आके बताया था, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ एंटीनॉक ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस। एंटीनॉक ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस का फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए ऐसे सभी सब्सटेंस जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन का डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा, उन सभी कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं, उनमें से एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एंटीनॉक होता है, जिसको अपन प्रस्फुटन रोधी कहते हैं। तो प्रस्फुटन रोधी यौगिक कौन सा होता है आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना टेट्रा एथिल लेड, C2H5 का होल 4 Tb लेड, टेट्रा एथिल लेड। याद रखना इसका नेम क्या होता है, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड एक ऐसा कंपाउंड है, याद रखना, जो एंटीनॉक ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड। लिक्विड का लिक्विड में कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, द्रव का द्रव में कोलॉइडल विलयन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है इमल्सन कहलाता है, इमल्सन। लिक्विड का लिक्विड में कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इमल्सन, पायस कहते हैं, पायस। इसका एक एग्जांपल होता है, वो भी अभी आपको याद रखना है, मिल्क। मिल्क एक पायस का एग्जांपल है। दूध, दूध किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण होता है। तो आपसे पूछा जाता है दूध एक है, तो वहाँ पर आपको बताना है पायस होता है, इमल्सन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे द केमिकल फार्मूला ऑफ फ्लोरस्पार पूछा गया है। केमिकल फार्मूला ऑफ फ्लोरस्पार, तो फ्लोरस्पार का जो केमिकल फार्मूला होता है CaF2 होता है, CaF2। कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोरस्पार कहते हैं। कैल्शियम का ओर्स होता है, कैल्शियम मेटल का ओर्स होता है, याद रखना, ओर्स ऑफ कैल्शियम मेटल होता है। इसका सूत्र आपसे पूछा गया, क्या बताओगे आप, CaF2 आंसर हो जाएगा इसका, CaF2। क्वेश्चन नंबर 22 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉमनली नोन एज। 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को सामान्यतः क्या कहते हैं, तो याद रखना हैलोजन कहते हैं। क्या कहेंगे, हैलोजन। 17 ग्रुप्स एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं। इसी तरह से आपको 18 ग्रुप्स के नेम भी याद रखना है। 18 ग्रुप्स एलिमेंट्स को इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस किस ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं, याद रखना 18 ग्रुप्स को कहते हैं। इनर्ट गैस भी कहते हैं इसको, इनर्ट गैस, इनर्ट ग्रुप, इनर्ट गैस,
इनर्ट गैसों का ग्रुप है या फिर नोबल गैसेस का ग्रुप भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो इनर्ट गैस होती हैं, अक्रिय गैस होती हैं, ये 18th ग्रुप में रहती हैं। किस में रहती हैं? 18th ग्रुप में। इसमें आपको याद रखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी गैसेस रहती हैं। इनमें से जो लास्ट गैस होती है रेडॉन, ध्यान रखना ये रेडियो एक्टिव गैस होती है, रेडियो सक्रिय गैस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन, रेडॉन हो जाएगा। इसमें आपको और याद रखना है हीलियम एक सबसे हल्की इनर्ट गैस होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ओनली एक इनर्ट गैस है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ओनली एक अक्रिय गैस है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ऑर्गन एक ऐसी गैस है जिसको इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल किया जाता है, ये जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें भरा जाता है ऑर्गन गैस को। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनमें से कौन सी इनर्ट गैस है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करती है, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाली इनर्ट गैस कौन सी है? तो जीनॉन होती है, जीनॉन। आंसर याद रखोगे जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस विच इट इज फिल्ड इन एयरक्राफ्ट टायर्स, एयरक्राफ्ट टायर। तो आपको याद रखना वायुयान के टायरों में फिल करने वाली गैस कौन सी होती है? वो होती है हीलियम, हीलियम गैस होती है, जिसे वायुयान के टायरों में फिल किया जाता है, वायुयान के टायरों में फिल किया जाता है, हीलियम गैस होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कौन सा एलिमेंट्स होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखो, देखो जो हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं 17 ग्रुप्स में जो हैलोजन एलिमेंट्स रखे जाते हैं उनमें से उनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको याद रखना सबसे ज़्यादा हैलोजन ग्रुप्स की होती है, 17 ग्रुप्स एलिमेंट्स की होती है, बट 17 ग्रुप एलिमेंट्स में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन। यदि आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की अगर बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की हो जाएगी, फ्लोरीन, फ्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है इज फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण का आपसे सूत्र पूछा जाता है तो आपको याद रखना है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। और यदि इसका केमिकल नेम पूछा जाता है तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है और फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 द IUPAC नेम ऑफ निकिल CO4। तो निकिल CO4 का NiCO4 का आपको IUPAC नेम बताना है। देखिए याद रखना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी एक आपको याद रखना है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये एक न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर याद रखना कॉम्प्लेक्स का जब अपन IUPAC नेम करते हैं तो उसमें लिगेंड से स्टार्ट करते हैं, और लिगेंड में भी आपको याद रखना है पहले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है। तो 4 को हमें लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा, CO को लिखते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल, निकिल, और निकिल यहाँ पर मेटल है ध्यान रखना, और मेटल के जस्ट बाद आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 इसका IUPAC नेम हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। क्वेश्चन नंबर 28 डाईएथाइल जिंक इज अ कंपाउंड, डाईएथाइल जिंक किस तरह का कंपाउंड होता है? अभी मैंने आपको बताया था कार्बन और मेटल का जब बॉन्ड बनता है तो कार्बन मेटलिक बॉन्ड वाले को अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें कार्बन और मेटल के बिटवीन जब बॉन्ड बनता है तो उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। डाईएथाइल जिंक में कार्बन का जिंक के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनता है तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा। याद रखना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, कार्बधात्विक यौगिक होगा, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इज फार्मूला ऑफ कैलोमल, कैलोमल का फार्मूला पूछा गया है Hg2Cl2, इसका केमिकल नेम क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। याद रखना मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं कैलोमल,
कैलोमल कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को, और इसका फॉर्मूला क्या होता है Hg2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो अर्ध आयुकाल का जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तब पढ़ा होगा, उसमें टी हाफ इक्वल 0.693/K, ये इसका हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और याद रखना, हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है हाफ लाइफ पीरियड, वो याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें हाफ लाइफ पीरियड में इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखना कंसंट्रेशन पावर की 0 रहती है। तो इसके लिए ये भी याद रखना हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कैसा होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की आपको यूनिट बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर की जो इकाई होती है वो याद रखो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऐसे ही आपको याद रखना है, आपसे रेट कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पूछा जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। मैंने एक पहले प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें सारे अच्छी तरह मैंने समझाए थे, तो उसमें ध्यान रखना रेट कांस्टेंट के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर, मतलब यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कॉमन फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद कर लेना है वहाँ से। अभी आपको याद रखना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की आपको याद रखना है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटीज, प्रतिरोधकता की इकाई पूछी है। देखो आपने प्रतिरोधकता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो इक्वल RA/L। यहाँ पर रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, R इसमें रेजिस्टेंस है, A एरिया है, L लेंथ है। तो आप जानते हो इसमें रो के लिए यूनिट पूछी गई है। R की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर आएगा। क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, फार्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है। सेल कांस्टेंट होता है L/A, L/A। यहाँ पर जब एक सेल लेते हो तो सेल में इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड को A से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के रेशियो को L/A के रेशियो को सेल कांस्टेंट कहते हैं। ये दोनों वैल्यू फिक्स रहती हैं सेल के अंदर। इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो भी फिक्स रहती है, और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स रहता है। इसलिए इन दोनों का जो रेशियो आता है वो भी कांस्टेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। यदि सेल कांस्टेंट्स की आप यूनिट निकालोगे तो लेंथ की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना यदि आपसे सेल कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाती है, सेल स्थिरांक की इकाई पूछी जाती है, तो आप सेंटीमीटर इनवर्स बता दोगे। 34 क्वेश्चन नंबर है, ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। किस ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं? तो आपको याद रखना है 18 ग्रुप को कहते हैं, 18 ग्रुप्स को। ऐसे ही हैलोजन किस ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है 17 ग्रुप्स को कहते हैं। 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं, और 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जिनको अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो टोटली अपने आयन में डिजोल्व हो जाते हैं। आयनाइजेशन इनका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आपसे 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पूछे गए हैं, तो आप HCl बता सकते हो, NaCl, NaOH, KCl, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 है, फार्मूला ऑफ TNT इज। TNT का फॉर्मूला पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको TNT के बारे में जान लेना है। जो TNT होता है एक एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स होता है, ध्यान रखना। एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स है, एक्सप्लोसिव मतलब होता है, याद रखना, विस्फोटक कंपाउंड है। कैसा है, विस्फोटक। ये एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, विस्फोटक होता है, याद रखना। इसका जो फार्मूला होता है वो आपको याद करना है। जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में NO2 अल्टरनेट क्रम में लगा रहता है, NO2। बट यहाँ पर TNT ट्राई नाइट्रो टोल्यून है, तो आपको यहाँ पर क्या है,
CH3 भी लगाना पड़ेगा। ऊपर CH3 लगा है और अल्टरनेट क्रम में NO2 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 लगा हुआ है। NO2 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 लगा हुआ है, याद रखना। तो ट्राई नाइट्रोटोल्यून बनता है। क्या बनता है? ट्राई नाइट्रोटोल्यून। ट्राई नाइट्रोटोल्यून को शॉर्ट में याद रखना है आपको, TNT कहते हैं। TNT ये एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है, याद रखना। विस्फोटक पदार्थ है TNT। कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 37 है, राइट कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कार्बोलामाइन रिएक्शन प्राइमरी अमीन के द्वारा दी जाती है, प्राइमरी अमीन से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मैं प्राइमरी अमीन ले रहा हूँ RNH2। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। जब इनके रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना 3 मॉलिक्यूल NaH के लेते हैं। इसमें से जो अमीन होता है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है इसमें, एल्काइल आइसोसाइनाइड। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, कार्बोलामाइन टेस्ट भी कहते हैं। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बोलामाइन टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन के लिए होता है, याद रखना, प्राइमरी अमीन के लिए होता है। तो इसमें प्राइमरी अमीन जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइसोसाइनाइड में। साथ में इसमें 3 NaCl निकल जाएगा, 3 NaCl और 3 H2O। ये टोटल रिएक्शन होती है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 NaOH गिव आउट RNC प्लस 3 NaCl प्लस 3 H2O। तो याद रखो ये प्राइमरी अमीन के द्वारा कार्बोलामाइन टेस्ट दिया जाता है। इसमें अमीन का टेस्ट करते हैं और अमीन ध्यान रखना आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको एल्काइल आइसोसाइनाइड कहेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 38, राइट द फार्मूला ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का आपसे फार्मूला पूछा गया है, C6H5N2Cl होता है, C6H5N2Cl। इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लिखोगे? बेंजीन रिंग बनाओगे, उसके ऊपर N2Cl लिख दोगे। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको वैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी कह सकते हो, क्योंकि इसका जब आयनाइंस आप इसमें आयंस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते हैं, इसको सॉल्ट कह सकते हो। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, वैसे इसका कंप्लीट नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लिखना है। तो याद रखना, देखिए इसमें अमाइड के रिएक्शन कराते हैं, RCONH2 अमाइड का फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो इसमें अमाइड के कंपैरिजन में एक कम कार्बन वाली अमीन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर RNH2 बनेगा, RNH2 याद रखना, RNH2। अमाइड के कंपैरिजन में एक कम कार्बन वाली अमीन प्राप्त होती है, याद रखना इसमें। तो इसमें रिएक्शन में अमाइड से क्या बना रहे हैं? अमीन बना रहे हैं, अमाइड से अमीन बनता है। साथ में इसमें 2KBr भी बनेगा, K2CO3 भी बनेगा और H2O भी बनेगा, H2O। इसको बैलेंस कर लोगे, यहाँ पर 2KBr आ जाएगा और यहाँ पर 2H2 आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना RCONH2 की रिएक्शन, मतलब एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तब इसमें एक कम कार्बन वाली, एमाइड के कंपैरिजन में एक कम कार्बन वाली अमीन प्राप्त होती है, प्राइमरी अमीन बनती है, याद रखना। इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? तो याद रखना प्राइमरी अमीन बनती है। क्या बनती है? प्राइमरी अमीन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन आपको लिखना है, राइट द स्मिट रिएक्शन। तो याद रखना इसमें एसिड के रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HN3। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ एसिड की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई सा भी इसमें ले सकते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक फैटी एसिड के साथ हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन आप कराओगे तो यहाँ पर एक प्राइमरी अमीन बनेगी। क्या बनेगी? प्राइमरी अमीन। और साथ में CO2 और N2 इसमें अलग हो जाता है। तो याद रखना RCOOH प्लस HN3 गिव आउट RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्मिट रिएक्शन कहते हैं। इसमें याद रखना जो एसिड होते हैं वो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी अमीन। इसमें भी मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना, स्मिट रिएक्शन में भी प्राइमरी अमीन ही बनती है।